क्या हाल है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम है सबका। और प्रोबेबिलिटी नाम ही इतना बढ़िया है कि टॉपिक को जब कोई सुनता है ना तो मज़ा आने लगता है। जब एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ने की बात हो रही हो तो और मज़ा आने लगता है। बट अब तो माशाल्लाह एसएससी में भी जुड़ गया है। बैंक में तो आया ही करता था, और बैंकिंग में तो पूरा इस पे डीआई बन जाना 5 5 6 6 नंबर का, वो तो बात ही दमदार है, अलग है। मीन्स में जाओ और बड़े बड़े सवालों को फेस करो। और आज कुछ इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के कुछ मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर हम दाव खेलेंगे। बस एक ही प्रॉमिस है कि समझ आएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन बहुत तसल्ली बख्श देने वाला हूं। एक बार दो बार जरूरत पड़ी तो दो बार भी, ठीक है। दूसरी बात, समझ आएगा क्योंकि मैं पूरे गहराई में एक एक बात बोलकर आपको वो समझाऊंगा। तीसरी बात, कंटेंट बढ़िया, ताकि आप उसको कल को सीख पाएं कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। तो कुछ खास बातें हमारे लेक्चर में जरूर रहने वाली। प्रोबेबिलिटी क्या होता है आप सबको पता है, और नहीं पता तो मैं आपको साथ साथ पैरेलल चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। करनी बात हमें सवालों पर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरा टॉपिक तो हम बेसिक से नहीं पढ़ने वाले। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ बढ़िया बेहतर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए करवाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो ये नीचे कुछ लाइनें हैं, इनको जरूर पढ़ना, अच्छा लगेगा। तो मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं, और फिर हम शुरुआत करते हैं आज के सेशंस की। और लीजिए भाई गाइस, मैं आपको वादा करता हूं सर्वोत्तम सामग्री, मतलब बेस्ट कंटेंट, और आश्वासन देता हूं कि बढ़िया स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया रहने वाला, ठीक है। शुरू करते हैं। पहली चीज सर, लिखा है कि दो पर्सन एक गोल्ड चेन चुराते हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो जो पहला आदमी है, पहला, अगर वो पकड़ा गया तो गाइस, फर्स्ट पर्सन अगर वो पकड़ा गया तो उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब देखो, मान लो आप और मैं चोर हैं। आप कहेंगे कि यार चोर बना दिया, हम पीओ या एसएससी बनने आए थे, आपने चोर बना दिया। चलो ठीक है, चोर बन जाते हैं एक बार भाई। तो मान लीजिए आप और मैं एक चोर हैं, हम लोगों ने गोल्ड चेन चुरा ली भाई। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या हम पकड़े जाएंगे या हम नहीं पकड़े जाएंगे, और तो कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती कि हाँ पकड़े भी गए थोड़े से और थोड़े से नहीं पकड़े गए, या पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। तो अगर पहला आदमी पकड़ा गया तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और अगर वो आदमी नहीं पकड़ा गया तो 1 - 1/4, तो उसके ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ गई, ठीक है सर। भाई अगर पहला आदमी पकड़ा गया तो 1/4, और अगर ना पकड़ा गया तो 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे आदमी पे आते हैं। अगर दूसरा आदमी पकड़ा गया तो 1/6, और अगर दूसरा आदमी ना पकड़ा गया तो 1 - 1/6। 1 - 1/6 यानी ना पकड़ा गया तो प्रोबेबिलिटी 5/6, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अगर आपको किसी के पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी पता थी तो आपने उसको 1 में से माइनस किया, तो ये उसके ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर आपको उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी पता थी तो ये उसके ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सवाल है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि उनमें से कोई एक पकड़ा जाए। मतलब यहां पे दो
पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर कोई एक पकड़ा जाए तो सवाल ये है मतलब या तो पहला पकड़ा जाए या दूसरा पकड़ा जाए। अब याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में जहां आपको एंड का सेंस आए वहां पे मल्टीप्लाई का यूज होता है, और जहां आइदर और का सेंस आए वहां प्लस का यूज होता है। ठीक है सर। सो बच्चा लोग, सवाल है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपका कोई एक आदमी पकड़ा जाए। तो कंडीशन ले लेते हैं कि यह आदमी पकड़ा गया। तो यह आदमी अगर पकड़ा गया तो इसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। अब दो लोगों ने चेन चुराई है तो आपको दोनों की बात करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर दोनों की बात तो मैं करूंगा ही करूंगा। मेरी बात सुन लो पहले कि दोनों की बात कहां करनी है। अगर आप ये बता रहे हो कि ये आदमी पकड़ा गया है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि दूसरे भाई साहब जो हैं वो नहीं पकड़े गए। ये पकड़ा गया एंड ये नहीं पकड़ा गया। एंड के लिए क्या लगता है? मल्टीप्लाई। ये पकड़ा गया और ये नहीं पकड़ा गया। ये वाला और नहीं है, ये हिंदी वाला और बोला है मैंने। ये पकड़ा गया और ये नहीं पकड़ा गया। या फिर ईदर और, या फिर ये पकड़ा गया तो इसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और ये पकड़ा गया, इसका मतलब ये नहीं पकड़ा गया। तो ये नहीं पकड़ा गया मतलब 3/4। तो बच्चा लोग 5/24 प्लस 3/24 बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर लीजिए। तो बच्चा लोग आंसर आ गया। दोनों में से कोई एक अगर पकड़ा जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गया। What is the probability that only one of them is caught? क्या संभावना होगी कि उनमें से कोई एक पकड़ा गया? एंड द संभावना विल बी क्या? 1/3। ठीक है ना सर। संभावना भी कहती होगी कि संभावना ढूंढ रहे हैं किसी का पकड़े जाने की। सो 1/3 गाइस। उम्मीद करता हूं समझ आया हो, पूरी तरह सवाल क्लियर हुआ हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो लास्ट सवाल आपने किया है वैसा ही सवाल है ताकि हम बेहतर समझकर बेहतर इस पे अपीयरेंस कर पाए। कहता दो दोस्त हैं, एक इंटरव्यू देने के लिए गए। ईच ऑफ देम गेटिंग सेलेक्टेड, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है। देखिए भाई, अगर पहला दोस्त सेलेक्ट हो जाता है बेटा तो उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब अगर कोई इंटरव्यू देने गया है तो आप भी समझते हैं कि दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी होने से रही। अब जैसे मैं एक बार जिंदल स्टील एंड पावर में जिंदल स्टील में मैं इंटरव्यू देने गया था। वैसे जो उसका एग्जाम हुआ था उसमें मेरा 3rd रैंक था। मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे करते भी कहाँ जाना पसंद करोगे? मैं कहा जहां मर्जी भेज दो, काला पानी भेज दो, नौकरी पे रख लो, मैं बड़ा परेशान हूं। तो जब मैंने ये बात बोली तो वो हंसने लग गए। मैंने कहा मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे कहीं भी भेज दो, काला पानी में भी भेज दो, मैं चला जाऊंगा। तो मैं वहां सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि भाई क्या रिजल्ट होता भाई, या तो रिजल्ट होगा मैं सेलेक्ट होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा। तो अगर मेरे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी तो मैंने 1 - 1/5 कर दिया, तो मेरे ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? वो 4/5 हो गई। और मान लीजिए मेरा एक दोस्त था, ठीक है, और उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो उसके ना सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 - 1/6 यानी 5/6 आ गई। अब प्रोबेबिलिटी बताना है कि हम दोनों सेलेक्ट हो गए। वैसे तो हम दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो क्वेश्चन में डाल के खुश हो लेते हैं कि दोनों ही सेलेक्ट हो गए। तो भाई मैं सेलेक्ट हो गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की 1/5, वो सेलेक्ट हो गया तो उसकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और आंसर आ गया कि दोनों सेलेक्ट हुए
तो 1/30। अब आप कहेंगे सर फिर ये सब निकाला ही क्यों? ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए कि अगर वो ये पूछ ले कि दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए, तो मैं नहीं सेलेक्ट हुआ तो प्रोबेबिलिटी 4/5, और वो भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी 5/6, और आंसर आ गया अगर दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए तो 2/3। तो यूं ही मतलब अगर आप अच्छे से ईमानदारी से सवाल को पढ़ के समझ के करोगे ना, ऐसी बल्ले बल्ले है, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है, दिक्कत आएगी नहीं, और बाकी हम बैठे हैं दिक्कत आने देंगे नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल ऐसा ही। देखिए भाई, शर्मिला है और सुषमा है, वो तुमने सुना है ना, रीमा जया और सुषमा, एक रहेगी रीमा रेखा जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। तो चलिए निरमा की बात नहीं कर सकते अभी सुषमा जी, है ना। आइए, शर्मिला ने एक एग्जाम पास कर लिया, शर्मिला ने एक एग्जाम पास कर लिया। अगर शर्मिला पास कर लेती है तो प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अब शर्मिला अगर फेल कर गई तो 1 - 2/5, तो सर जी शर्मिला के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। इसी तरह अगर सुषमा पास कर लेती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ठीक है। और अगर वो फेल हो जाती है, अगर वो फेल हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है बेटा 1 - 3/5 यानी 2/5। मतलब इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फेल होने की निकाल ली, पास होने की दे रखी है, फेल होने की निकाल ली। तो प्यारे बच्चों सवाल है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि कम से कम कोई एक जरूर पास हुआ हो। कम से कम का मतलब समझते हो भाई, कम से कम, मिनिमम तो मैक्सिमम भी आपको लेना पड़ता है। कम से कम बोल रहा है ना, तो मिनिमम भी बताना होता है, मैक्सिमम भी बताना होता है। तो एटलीस्ट 1 पास का मतलब हो गया, एटलीस्ट 1 पास का मतलब हो गया, एक तो 1 एक पास वाले बताने हैं, और वो भी केस बताना पड़ेगा जिसमें दोनों पास हो गए, ठीक है ना सर। एक पास वाला तो बताना ही बताना है, वो भी बताना पड़ेगा जिसमें दोनों पास हो गए। तो पहले लेकर चलते हैं एक पास वाला। शर्मिला अगर पास हो गई, शर्मिला अगर पास हो गई तो आपको बताना पड़ेगा कि सुषमा फेल हो गई, ठीक है ना सर। एक पास में जो हमारा एक पास वाला केस है, तो या तो शर्मिला पास होगी या सुषमा पास होगी। तो शर्मिला पास हो गई तो सुषमा फेल हो गई। जैसे आपको एक पिछला एग्जांपल कराया था ना कि ये पकड़ा गया तो ये नहीं पकड़ा गया, आपको दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी। बेइज्जती करनी है साथ वाले की, कह रहा मैं पास हो गया वो फेल हो गया, बेइज्जती करनी है, दिखानी है आपको कि हाँ भाई ये फेल हो गया, मैं पास हो गया। तो अब जब सुषमा की बारी आएगी तो सुषमा भी बेइज्जती करेगी इसकी। सुषमा कह रही मेरी पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, पर शर्मिला फेल हो गई और उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/5 है। तो ये था कोई एक पास हो गया, शर्मिला पास यानी ओनली 1 पास, सुषमा पास यानी ओनली 1 पास, और अब केस है जिसमें दोनों पास हो जाएंगे। तो शर्मिला के पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 और सुषमा के पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5। अगर ये कभी चीजें कट भी रही हो ना, तो काटने की गलती नहीं करनी चाहिए, बेस सेम रहने देना चाहिए। 4/25, 9/25, 6/25। गाइस 4/25, 9/25, 6/25, बेस सेम है, तो बस ऊपर वाली चीजों को जोड़ दो तो प्रोबेबिलिटी कितना 19/25 आपके सवाल का आंसर आ गया। 19/25 आपके सवाल का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पहले कहता एक ना टाउन में 4 होटल हैं और 3 आदमियों को एक दिन में, एक दिन है उसमें होटल में ना चेक इन करना है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों अलग अलग होटल में गए हों। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी के लिए ऊपर वो केस आते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जिनको
फेवरेबल केस बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी के लिए नीचे वो केस आते हैं जो हमारे सवाल के टोटल पॉसिबिलिटी होती हैं। देखिए, फेवरेबल केसेस का मतलब होता है जो पॉसिबिलिटी की डिमांड हमारा सवाल कर रहा है, और टोटल केस का मतलब होता है कि जो पॉसिबिलिटी इस पूरे सवाल में हो सकती हैं। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, इससे क्या निकलता है? प्रोबेबिलिटी निकलता है। तो पहले इस सवाल में आपको यह ढूंढना होगा कि इनके टोटल केस क्या होंगे। चलो ठीक है, ये देखो भाई, एक आदमी कितना खुश लग रहा है, कह रहा वाओ मैं घूमने जा रहा हूं। एक आदमी बड़ा परेशान था, कहते क्या यार घूमने जाना पड़ रहा है, क्या करूं मैं, ठीक है। और एक आदमी तो भाई साहब जरूरत से ज्यादा ही खुश था। इसका ऐसे नहीं करते हम, ऐसा एटीट्यूड वाला खुश था। अब देखो भाई, इसके टोटल केस निकालने हैं। तो 4 होटल है, तो ये 4 में से किसी भी एक होटल में जा सकता है ना। मतलब ये अपना होटल 4 तरीके से चूज कर सकता है। अब 4 तरीके से होटल चूज करने का मतलब क्या है बच्चों? ये अपना होटल 4 तरीके से चूज कर सकता है। तो 4 तरीके से होटल चूज करने का मतलब क्या है? देखो, अगर मुझे अंगूठी पहननी है एक, और मुझे जो अंगूठी है इस हाथ में डालनी है, इसमें नहीं डालनी अंगूठे में, इस होटल, तो मैं उस अंगूठी को 4 वेज से सेलेक्ट कर सकता ना भाई, यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं। मतलब मैं अपनी अंगूठी की जगह 4 तरीके से चूज कर सकता हूं। मान लो हम शिमला चले गए, आप, मैं और आपका एक दोस्त, हम तीनों लोग शिमला चले गए। वहां पे 4 होटल थे। तो मेरी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है कि मैं अपना होटल 4 तरीके से चुन सकता हूं? मेरी टोटल पॉसिबिलिटी है कि मैं अपना होटल 4 तरीके से चुन सकता हूं, है ना। क्योंकि भाई मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास तो 4 होटल है। ये मेरी टोटल पॉसिबिलिटी में आपको गिनवा रहा हूं। इसी तरह आप भी तो अपना होटल 4 तरीके से चुन सकते हैं भाई, और आपका दोस्त भी अपना होटल कितने 4 तरीके से चुन सकता है। यानी बेटा, आपका जो टोटल केस है सवाल का, वो आपके सामने आ गया 64, कि 64 तरीके से आपके टोटल होटल सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। ये आपके 4 होटल हैं गाइस। होटल नंबर 1, होटल नंबर 2, होटल नंबर 3, होटल नंबर 4। टोटल केस बता रहा हूं, टोटल केस। कौन से केस? टोटल केस। तो भाई 4 में से कोई भी एक होटल ये बंदा चूज कर सकता है। कॉम्बिनेशन 4 में से कोई एक चूज करना। 4 में से कोई एक बंदा, ये भी 4 में से मतलब कोई एक होटल चूज कर सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, टोटल। और ये बंदा भी 4 में से कोई एक होटल चुन सकता है। यानी टोटल 64 पॉसिबिलिटी है इनके पास होटल चुनने की। पर दिक्कत क्या हुई सर, कि इनको प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन्होंने तीनों ने अलग अलग होटल में रुके हों। तो ये पहला बंदा 4 तरीके से अपना होटल चूज कर सकता है, यानी 4C1, यानी 4 में से एक होटल चूज कर सकता है। अब उन्होंने बोला कि तीनों बंदे ना अलग अलग होटल में रुके, तो जो 4 में से एक होटल में, एक जो पहले वाला बंदा है वो 4 में से किसी एक होटल में रुक गया, तो अगला बंदा उस होटल में नहीं जा सकता। अगला बंदा अपना होटल 3 तरीके से चुनेगा, यानी 3 में से किसी एक होटल में वो रुकेगा। इसी हिसाब से आप समझो, अगला बंदा अपना होटल 2 तरीके से चुनेगा, यानी 2 में से कोई एक होटल वो चूज कर लेगा। तो 4 गुना 3 गुना 2, यानी 24 तरीके से वो अपना अलग अलग होटल चूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ गया 3/8। तो टोटल चूज करने की प्रोबेबिलिटी 64, और जिस हिसाब से सवाल है कि तीनों को अलग अलग होटल में रुकना है, तो चूज करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सर 24/64, 3/8। टोटल चूज करने के केस 64, हमें चूज करने के जिस तरीके से बोला गया उसके केस 24।
तो होटल चूज करने का प्रोबेबिलिटी 3/8। चलिए अगला सवाल। यह सवाल कुछ मजेदार है, तो ध्यान से देखना भाई जरा। कहता 12 लोगों को एक सर्कुलर टेबल के तरफ बिठाया गया, प्रोबेबिलिटी बताना है कि 3 पर्टिकुलर आदमी हमेशा साथ आए। देखो भी एक बात याद रखना, सर्कल में कभी भी n पर्सन्स को अगर बिठाना होता है ना, तो उसको अरेंज किया जाता है n-1 फैक्टोरियल से। भाई जैसे 10 पर्सन को बिठाना है तो उसको 9 फैक्टोरियल से अरेंज किया जाता है। सवाल आया ऐसा किया क्यों जाता है ना। भाई हमने सर पढ़ा तो है, पर ऐसा किया क्यों जाता है अगर आप बता दो तो बढ़िया हो जाएगा। देखो सर्कल में जब आपने अपने पहले आदमी को बिठाया ना, तो उसके लेफ्ट में बिठा लो किसी को, उसके राइट में बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे मतलब नहीं समझ आया, वो जब मैं आपको डीपली अब एक्सप्लेन करूंगा ना तब समझ आएगा। तो आइए जरा मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखिए यहां पर आपको मान लो रॉ में 5 सीटें दे दी। अगर आप यहां बैठ गए ना यहां पे, तो अब आपके राइट में ही 4 बंदे बैठ सकते हैं, आपके लेफ्ट में कोई नहीं बैठ सकता। अगर आप यहां बैठ गए तो आपके लेफ्ट में एक बंदा बैठ सकता है, आपके राइट में 3 बैठ सकते हैं। अगर आप यहां बैठ गए तो आपके लेफ्ट में 2 बैठ सकते हैं, राइट में भी 2 बैठ सकते हैं। बट सर्कल में जब पहला बंदा बैठेगा ना, तो लेफ्ट राइट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेरे लेफ्ट में बैठे हो, आप मेरे राइट में बैठे हो, राइट वाला बंदा घूम के यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, व्हाट आई मीन मैं समझाता हूं। मान लो पहला बंदा बैठ गया, क्या कुछ पता लग रहा है लेफ्ट राइट? हाँ ये तो रॉ है, पहले बंदे के बैठने से ही लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। पर सर्कल में जब पहला बंदा बैठता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब दूसरा बंदा बैठता है ना, तो अब पता लग गया कि लेफ्ट में कोई सीट नहीं बची, राइट में सीटें बची हैं। समझ रहे हो? जैसे मैं आपके लिए सीटें बना देता। ठीक है, अब दूसरा बंदा बैठेगा तब पता लगेगा। अगर दूसरा बंदा यहां बैठ गया तो लेफ्ट में 1 सीट बची है, राइट में 6 बची हैं। इससे यह सीखने को मिलता है कि जब रॉ के अंदर पहला बंदा ही बिठा दो, उसी टाइम से अरेंजमेंट शुरू हो जाते हैं। पर सर्कल में पहले बंदे बैठने से तो फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरा बंदा जब बैठता है ना, जब अरेंजमेंट शुरू होते हैं कि अच्छा दूसरा बंदा बैठेगा, अब उससे अरेंजमेंट शुरू होते हैं। तो इसीलिए सर्कल में जो है ना, आपके एक पॉसिबिलिटी को कम कर दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि उसके बैठने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब उसने सवाल बोला 12 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, प्रोबेबिलिटी बताओ 3 पर्टिकुलर बंदे हमेशा साथ आए। तो पहले तो टोटल केस कि 12 लोगों को सर्कल में अरेंज करो, तो उसके लिए 11 फैक्टोरियल आ गया। n पर्सन n-1 फैक्टोरियल, यानी 10 पर्सन 9 फैक्टोरियल। ये आपके टोटल केस आ गए टोटल। अब 12 बंदे हैं, 9 बंदे ये रहे, और इन तीनों को 3 पर्टिकुलर लोगों को हमेशा साथ बिठाना है। साथ बिठाना है तो इनको एक डब्बे में बंद कर दो। तो 9 तो ये अरेंज करने हैं तुम्हें बचे हुए लोग, और एक ये डब्बा अरेंज करना है। टोटल हो गए 10। तो 10 लोगों को जब आप सर्कल में बिठाओगे तो क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये 3 लोग आपस में डब्बे में अपनी सीटें बदल सकते हैं, ये इधर आ गया वो उधर आ गया ऐसे करके। तो 3 लोग 3 डब्बे में सीटें हैं, 3 लोग आपस में 3 फैक्टोरियल से सीटें बदल सकते हैं। मैं आपको रिपीट करता हूं। देखिए 12 लोगों को बिठाना है एक सर्कल टेबल के अराउंड, तो 12 लोगों को बिठाओगे तो टोटल केस के लिए 12 लोग हैं, नीचे n पर्सन तो n-1 फैक्टोरियल, यानी 12 पर्सन तो 11 फैक्टोरियल तरीके से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। अब बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए 3 पर्टिकुलर बंदे हमेशा साथ बैठे हों। तो 3 पर्टिकुलर बंदे तो साथ बिठाने हैं, बचे 9। ये तीनों एक ग्रुप की तरह अब अरेंज होंगे, क्योंकि इन तीनों को साथ रखना है, तो पूरा डब्बा अरेंज होगा। तो 9 ये और एक ये, 10 चीजें अरेंज करनी है। तो 10 चीजों को अरेंज सर्कल में करेंगे तो 9 फैक्टोरियल। और ये तीनों
आपस में तो जगह बदल सकते हैं ना, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, है ना। तो 3 बंदे 3 सीटें 3 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1। 11 फैक्टोरियल का मतलब 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 पे गया 5, यानी आपका सवाल का प्रोबेबिलिटी आ गया 3/55। उम्मीद करता हूं समझ आया हो, वरना सर्कल के बारे में किसी दिन अलग से पढ़ा दूंगा ताकि आप अरेंजमेंट करना सर्कल का सीख पाए। ठीक है, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया और हमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, हमें प्रोबेबिलिटी का अंतर बताना है कि जो सम है वो 5 पे डिवाइड हो जाए और जो डिफरेंस है वो 2 पे डिवाइड हो जाए। मतलब ये ना 2 अलग अलग केस हैं। एक केस तो वो लो जिसमें दोनों डाइस का सम 5 पे कट जाए, और एक केस वो लो जिसमें दोनों डाइस का अंतर 2 पे कट जाए और उनकी प्रोबेबिलिटीज का डिफरेंस बताना है। तुम्हें एक बात बताऊं, 2 डाइस का सवाल करने में तो मजा ही अलग है, क्योंकि आसान ही बहुत होता है। मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि आसान कैसे कर लेना, ठीक है। हिंट देता हूं, जैसे 2 डाइस पे कोई सवाल आए ना, एक डाइस पे तो 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिख दो बस। क्या जी, अब तुम अपना दूसरी डाइस से केस बना लो। एक डाइस पे तो मैंने पूरे के पूरे पॉसिबिलिटी 1 से लेकर 6 तक लिख दी। अब पहला केस है कि दोनों डाइस का जो सम है ना, सम वो 5 पे कटना चाहिए। अब आप सोचो कि आपके पास 2 डाइस हैं, दोनों डाइस पे मिनिमम नंबर 1 और 1 आ सकता है, यानी दोनों डाइस का छोटे से छोटा यानी मिनिमम से मिनिमम टोटल 2 हो सकता है। और दोनों डाइस पे मैक्सिमम 6 + 6 यानी 12 आ सकता है। तो दोनों डाइस का जो मैक्सिमम टोटल है वो 12 हो सकता है। तो 2 से लेकर 12 तक 5 पे कटने वाला टोटल क्या हो सकता है, वो एक 5 है और एक 10 है ना भाई। एक 5 है और एक 10 है। सोचो, डाइस दोनों डाइस पे इधर मिनिमम 1 इधर मिनिमम 1, तो दोनों का मिनिमम टोटल 2 हो सकता है। इधर मैक्सिमम 6 इधर मैक्सिमम 6, तो दोनों का मैक्सिमम टोटल 12 हो सकता है। तो 2 के 12 तक के टोटल से लेकर 5 पे डिविजिबल होने वाले टोटल कौन कौन से हैं, 5 और 10 है, और तो कोई नहीं है, 5 या 10। तो अब 1 से केस बनाओ 5 का, 4 रख दो, एक ही केस बनेगा। 2 से 5 का केस बनाओ, 3 रख दो, एक ही केस बनेगा। 3 से 5 का केस बनाओ, 2 रख दो, एक ही केस बनेगा। 4 से 5 और 10 का केस बनाओ, 1 रख दो तो 5 और 6 रख दो तो 10। 5 से दोनों डाइस का टोटल 5 तो कभी नहीं बनेगा, पर 5 और 5 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। एक केस, 2 केस, 3 केस, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो मतलब टोटल 7 केस बनेंगे। और 2 डाइस हैं, और डाइस का टोटल केस पता है कैसे निकलता है, कि डाइस की साइड कितनी होती हैं, जैसे कि 6 होती हैं, और उसकी पावर डाइस कितनी है, जैसा कि 2 डाइस है। तो 2 डाइस का टोटल केस 36। डाइस की साइड कितनी होती हैं 6, और उसकी पावर की नंबर ऑफ डाइस कितनी है। तो इस वाले केस का जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/36 यानी 7/36 आ गया। अब जो डिफरेंस है वो 2 पे डिविजिबल होना चाहिए। अब बेटा 2 डाइस का डिफरेंस 2 पे डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 पे डिफरेंस कौन सा डिविजिबल होगा, 2 4 6 8 10 ऐसे। अब अगर मैंने यहां 1 रखा, यहां क्या रखा 1, तो यहां मैं 3 या 5 रख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 4। ये दोनों डिफरेंस 2 पे डिविजिबल होंगे, यानी ये एक केस बन सकता है आपका इस सवाल के 2 केस। अगर मैंने यहां 2 रखा तो मैं यहां 4 और मैं यहां 6 रख सकता हूं। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, वो भी 2 पे डिविजिबल है। इन दोनों का डिफरेंस 4 है, वो भी 2 पे डिविजिबल है।
यहां मैं 1 रख सकता हूं और 5 रख सकता हूं, क्योंकि 3 माइनस 1 2, ये भी 2 पे डिविजिबल है, और 3 माइनस 5 2, ये भी 2 पे डिविजिबल है। यहां मैं 2 और 6 रख सकता हूं, इनका डिफरेंस 2 है, 2 पे डिविजिबल, इनका डिफरेंस 2 है, 2 पे डिविजिबल, और आई डोंट थिंक सो कि कोई और एनी अदर पॉसिबिलिटी बनेगी। यहां मैं 1 रख सकता हूं, यहां मैं 3 रख सकता हूं, क्योंकि इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 2 और 2 पे डिविजिबल। यहां मैं 1 और 4 रख सकता हूं। मतलब क्या समझ आता है कि अगर ऑड नंबर, अगर दो नंबर को माइनस करके इवन नंबर चाहिए, अगर दो नंबर को माइनस करके इवन चाहिए, तो वो दोनों ही इवन होंगे और दोनों ही ऑड होंगे, तभी हो सकता है। जैसे ये ऑड है तो इधर भी दोनों ऑड ही हो सकते हैं, इवन नहीं हो सकता। जैसे इवन है तो इधर दोनों इवन हो सकते हैं, ऑड नहीं हो सकता। जैसे ऑड है इधर दोनों ऑड हो सकते हैं, इवन नहीं हो सकता। जैसे इवन है तो इधर दोनों इवन हो सकते हैं, ऑड नहीं हो सकता। जैसे ऑड है इधर दोनों ऑड हो सकते हैं, इवन नहीं हो सकता। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो इधर क्या आएगा 12/36। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर आ गया 5/36। प्रोबेबिलिटियां दोनों निकाली और उनका अंतर बता दिया। कहता 2 डाइस को फेंका गया, प्रोबेबिलिटी बताइए कि उनका जो सम है वो 4 या 6 पे डिवाइड हो जाए। तो 2 डाइस का मिनिमम टोटल 1 + 1 2 और मैक्सिमम 6 + 6 12। तो 4 पे डिवाइड होने वाला टोटल क्या है? 4 8 12, और 6 पे डिवाइड होने वाला 6 और 12। तो बस आप कहेंगे 12 दोबारा क्यों नहीं गिना? सर 12 तो पहले ही आ रखा है ना भाई, या 6 पे कटे या 4 पे कटे, और दोनों पे कट रहा है फिर तो माशाअल्लाह। तो लीजिए सर 12। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 डाइस पे तुरंत एक डाइस को तो अपने साथ ऐसे घुमा लो, और 2 डाइस हैं तो टोटल केस 36। तो बेटा ये 4 टोटल हैं जो 4 या 6 पे कट सकते हैं। अगर यहां 1 है तो यहां 3 और 5 रख लो, क्योंकि 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 आएगा, और 4 4 पे डिविजिबल है। 1 + 5 6 हो जाएगा, और 6 6 पे डिविजिबल है। अब मैंने यहां 2 रखा, अब मैंने यहां 2 रखा, यहां 4 रखा, यहां 6 रखा, क्योंकि 2 + 2 4, 2 पे डिविजिबल, 2 + 4 6 आपका 6 पे डिविजिबल, 2 + 6 8 और 4 पे डिविजिबल। ठीक है ना, मतलब इन चारों में से कोई टोटल बैठना चाहिए इन दोनों डाइस का। यहां 3 रखा तो यहां 1 रख दो, यहां 3 रख दो, यहां 5 रख दो, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 5 8। यहां 4 है तो यहां 4 के साथ अब 4 तो बन नहीं सकता, पर अगर यहां 2 या 4 रख दूं तो 4 और 2 6, 4 और 4 8, क्योंकि यही चारों टोटल पॉसिबल हैं जो 4 और 6 पे कट सकते हैं। तो उन्हीं के टोटल की पॉसिबिलिटी बतानी है। यहां 5 है तो यहां 1 और 3 आ सकता है, 5 और 1 6, 5 और 3 8। यहां 6 है तो 6 के साथ 6 तो बनेगा नहीं, पर 6 और 2 8, 6 और 6 12, 2 3 5 3 8, 2 10, 2 12, 2 14। आपके सवाल का प्रोबेबिलिटी आ गया 7/18, यानी 7/18 आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब ये देखते हैं, 2 डाइज हैं, उनका जो प्रोडक्ट है सर जी वो एक इवन नंबर होना चाहिए। सबसे पहले 2 डाइज हैं तो टोटल केस 36। अब इधर रखा मैंने वही 1 2 3 4 5 6। अच्छा, डाइस पे नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। इस सवाल को करने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अगर आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, अगर दोनों को गुणा करके आपको एक इवन नंबर चाहिए, अगर दोनों को गुणा करके आपको एक इवन नंबर चाहिए, तो वो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि कम दोनों में से कोई एक इवन नंबर जरूर होना चाहिए। अच्छा देखो, 4 × 4 16,
दोनों इवन नंबर हैं तो प्रोडक्ट इवन आएगा। 3 गुना 3 9, दोनों ऑड नंबर हैं, प्रोडक्ट इवन नहीं आएगा। 3 गुना 4 12, ओहो हो, मतलब दोनों इवन नंबर है, फिर तो है ही बल्ले बल्ले। पर अगर एक भी इवन नंबर है ना, फिर भी गुणा करके इवन नंबर आएगा। तो इस डाइस पे तो 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, तो इधर कोई भी इवन नंबर आ गया तीनों में से, बात बन जाएगी। 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 4 4, 1 गुणा 6 6। ये इवन है तो इधर तो जनाब कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक इवन नंबर होना चाहिए एक, और इधर इवन आ गया तो इधर कुछ भी आ जाए। 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। अब ये बताइए ये कौन सा नंबर है? ऑड, मतलब यही तीनों नीचे आएंगे, है ना। ये कौन सा है बेटा? इवन, अब ये 6 के 6 नीचे आ जाएंगे, है ना जी। ये कौन सा नंबर है? ऑड, यही तीनों नीचे आ जाएंगे। ये कौन सा है? इवन, यही तीनों नीचे आ जाएंगे। मतलब 3 केस 3 केस 3 केस, कितने बन गए? 9। 6 6 6, कितने बन गए? 18। यानी दोनों डाइज का प्रोडक्ट इवन होने के 27 केस बनेंगे, टोटल केस 36 है। तो हमारे दोनों डाइज का प्रोडक्ट इवन होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। क्या था? 6 मेल और 5 फीमेल एक लाइन में खड़े हैं सिनेमा की टिकट लेने के लिए। प्रोबेबिलिटी बताना है, दे स्टैंड इन ऑल्टरनेट पोजीशंस। पहली बात सर, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो टोटल केस का मतलब है कि 11 लोगों को नॉर्मली बिठाएं तो कितने तरीके से बैठेंगे। तो 11 लाइनें, 11 लोग, 11 जगह, तो 11P11, और 11P11 का मतलब 11 फैक्टोरियल तरीके से आपके बंदे अरेंज हो जाएंगे। 11 फैक्टोरियल तरीके से आपके बंदे अरेंज हो जाएंगे, और ये आएगा आपके टोटल केसेस। मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बंदे, 11 पोजीशन बनी होंगी, ठीक है। 11 में से कोई एक यहां अरेंज होगा, ठीक है। 10 में से कोई एक यहां अरेंज होगा, 9 में से कोई एक यहां अरेंज होगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते 11P1 का मतलब 11, 10P1 का मतलब 10, 9P1 का मतलब 9, 11 गुना 11 से लेकर 1 तक गुना हो जाएगा, मतलब 11 फैक्टोरियल आपकी टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। अब सवाल यह है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ऑल्टरनेटली बैठे हों, ऑल्टरनेटली खड़े हों। तो बेटा ऑल्टरनेटली खड़े होने का मतलब एक मेल एक फीमेल, 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 एक मेल एक फीमेल। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई साहब ये आपका यहां पर डन हो गया, ठीक है। अब ये बताइए क्या आपके मेल फीमेल की जगह पे बैठ सकते हैं? नहीं। अगर आपका मेल नीचे आ गया, फीमेल ऊपर चली गई, तो 2 मेल एक साथ आ जाएंगे, तो वो क्या नहीं बनेगा? ऑल्टरनेट नहीं बनेगा। मतलब ये जितने भी मेल हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपस में सीट बदल सकते हैं। तो 6 मेल 6 जगह पे कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए लगेगा 6 फैक्टोरियल। 5 औरतें आपस में जगह बदल सकती हैं, तो 5 औरतें 5 जगह पे 5 फैक्टोरियल। देखो 6 मेल 6 सीटें, 6 मेल 6 सीटें, यानी 6P6, 6 सीटों पर कहीं भी 6 मेल अरेंज हो जाएंगे, यानी 6 फैक्टोरियल। तो 5 फीमेल 5 सीटें 5 फैक्टोरियल। तो नीचे आपके टोटल केस आ गए, ऊपर आपके फेवरेबल केस आ गए। ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया इनके ऑल्टरनेटली बैठने का, ठीक है सर। तो ये आपके पास आ गया।
11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। लो जी डन। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। 0 0 कैंसल और 4 पे गया 2, 4 पे गया 3, सॉरी ठीक है, 4 पे गया 3, 4 पे गया 2, 3 पे गया 3। तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो 110, 110 गुना 3 330, 330 गुना 2 660, 660 गुना 7 4620। यानी ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया। ठीक है, एक लीप ईयर है रैंडमली, और क्या चांसेस है उसमें 53 मंडे होंगे। सबसे पहले लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और आप चेक करो कि एक हफ्ता 7 दिन का होता है। और जब हमने इसको डिवाइड किया प्यारे बच्चों, तो कितने हफ्ते कंप्लीट हो गए? 52 हफ्ते। इसका मतलब 52 मंडे तो होंगे ही होंगे। अगर मेरे बच्चों 52 हफ्ते आपके कंप्लीट हो गए, यानी 52 मंडे तो है ही ना। अगर 52 हफ्ते कंप्लीट हो गए तो 52 मंडे तो है ही है। तो आपको पूछा है कि 53वां मंडे, तो 53वां मंडे जो है ना वो बेस्ड होगा इन 2 दिन पे। तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, बिल्कुल। ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, बिल्कुल। ये 2 दिन वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, बिल्कुल। ये 2 दिन थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, जी बिल्कुल। ये 2 दिन फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, जी बिल्कुल। ये 2 दिन सैटरडे संडे हो सकते हैं, जी बिल्कुल। ये 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं, बिल्कुल। देखो भाई 7 दिन का हफ्ता होता है, इसीलिए हमने 366 को 7 से डिवाइड कर दिया और पूरे 52 हफ्ते बन गए। ठीक है, जब पूरे 52 हफ्ते बन गए, मतलब 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, ये सब आएगा ही आएगा। 52 52 सब आएंगे आएंगे। और जब 52 52 सारे आएंगे, तो इससे ये क्लियर होता है कि 52 मंडे, 52 ट्यूसडे सब है, तो 53 मंडे की पॉसिबिलिटी बतानी है। तो ये जो 2 दिन बचे, ये मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटी है। और हमें मंडे आने की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो एक ये रही और एक ये रही, यानी 2 पॉसिबिलिटी है 53वां मंडे आने की। तो आपका लीप ईयर में 53 मंडे की पॉसिबिलिटी हो गई 2/7। अब मंडे की बजाय कोई भी दिन बोल देता, पॉसिबिलिटी चेंज नहीं होगी सर, 2/7 ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी बदलेगी नहीं सर, 2/7 ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूं समझ आया हो आप लोगों को। हम बढ़ते हैं आगे। रमेश 2/5 केसेस में सच बोलता है और सुरेश 3/7 केसेस में सच बोलता है। ये तो काफी, जो आपने पहले 3 सवाल नहीं समझे थे आज के, वैसा ही है। चलो, रमेश 2/5 केसेस में सच बोलता है। शादी के बाद रमेश भाई साहब ने सच बोलना छोड़ दिया होगा, या पूरा सच बोलना सीख गए होंगे, क्योंकि बीवी को पता लग जाता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो रमेश जो है 2/5 केसेस में सच बोलता है। तो बेटा कितने केसेस में वो झूठ बोलता है? 3/5 केसेस में झूठ बोलता है। सुरेश 3/7 केसेस में झूठ बोलता है, तो कितने केसेस में सच बोलता होगा? तो सुरेश 4/7 केसेस में सच बोलता होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी का आपको परसेंटेज बताना है कि दोनों एक दूसरे से कितने % केसेस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाले बंदे ने सच बोला तो दूसरा झूठ बोल रहा होगा, या सामने वाले ने झूठ बोला तो इधर वाला सच, ऐसा, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अगर रमेश सच बोल रहा है, इसका मतलब सुरेश झूठ बोलेगा, ठीक है ना सर। एंड
रमेश सच और सुरेश झूठ, या फिर आपका सुरेश जो है वो सच बोल रहा है और रमेश आपका क्या बेटा, रमेश आपका झूठ बोल रहा है। रमेश सच तो सुरेश झूठ, सुरेश सच तो रमेश झूठ। तो बेटा कितने परसेंट केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन वो करेंगे, अभी निकल जाएगा इनटू में 100 बेटा। तो 5 से 20, 5 से 7, तो 360/7% केसेस में वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में आते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग व्यूज होते हैं उनके, मतलब कि ये सोचता है तो ये सोचता है, इस तरीके से वो सच बोलेगा तो वो झूठ बोलेगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन होती है 360/7% केस में। प्रीति 26 और 30 के बीच पैदा हुई, बट 26 को भी नहीं और 30 को भी नहीं, किसी भी दिन पैदा नहीं हुई इन दोनों में से, और उसका बर्थ जो है पैदा होने का ईयर वो अननोन है। भाई जैसा वो कहना चाह रहा है कि अगर किसी को ईयर पता लग जाए फिर तो वो ढूंढ लेगा। तो प्रोबेबिलिटी के चांसेस बताओ कि प्रीति मंडे को पैदा हुई थी। अभी तुमने एक पीछे सवाल किया था ये वाला, ये इसी तरीके का सेम सवाल है कि जो 2 दिन बचे हैं वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। उसी तरीके से 26 और 30 के बीच पैदा हुई है, पर 26 और 30 को पैदा नहीं हुई, तो 27, 28, 29 3 पॉसिबिलिटी है। तो वो 3 दिन क्या हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी माफी चाहूंगा, एक पॉसिबिलिटी बीच में हम लोग घटक गए, आ जाएगी अभी, लीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके बाद सैटरडे, संडे, मंडे, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो वो 3 दिन जो भी हैं 27, 28, 29 वो क्या हो सकते हैं, उनकी 7 पॉसिबिलिटी हैं। जैसे 26 और 30 के बीच में पैदा हुई, पर ना 26 को पैदा हुई ना 30 को पैदा हुई, तो 7 ही पॉसिबल केस बन सकते हैं टोटल कि वो 3 दिन क्या हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो दिन मंडे हो, मंडे आने का 1 केस, मंडे आने के 2 केस, मंडे आने के 3 केस, यानी प्रोबेबिलिटी आ गया 3/7। दैट्स ऑल सर, खत्म। उम्मीद करता हूं समझ आया। एक टेबल है, उसमें 2 ड्रॉर हैं, पहले ड्रॉर में गोल्ड कॉइन है, दूसरे ड्रॉर में सिल्वर कॉइन है, और एक ड्रॉर को रैंडमली खोला गया और एक सिक्का निकाला गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गोल्ड कॉइन है। तो बात खत्म सर, 1/2। 2 आपके ड्रॉर हैं, टोटल केसेस खोलना गोल्ड वाला है, तो 1/2। आई डोंट थिंक सो इसमें टेंशन लेने की जरूरत है आपको, समझ गए होंगे कि मेरे पास लाइक 2 ड्रॉर है, ठीक है सर, और गोल्ड कॉइन की पॉसिबिलिटी बतानी है, एक में गोल्ड है एक में सिल्वर है, तो गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि टोटल ड्रॉर 2 और गोल्ड कॉइन के आने की पॉसिबिलिटी क्या एक ही होगी, तो गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी 1/2 सर, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी टेंशन, 1/2 आप बोलिए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर, ठीक है। ये आपको मतलब बताएं समझ आएगा नहीं आएगा, चलो एक ये देख लेते हैं। तब कह रहा है 40 नेचुरल नंबर हैं और चांसेस बताइए कि मल्टीपल 4 या 14 के हो। तो बेटा 1 से लेकर 40 तक 4 के मल्टीपल कितने होंगे, 10, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 10 मल्टीपल। 14 के मल्टीपल कितने होंगे, 14 के 2 मल्टीपल होंगे, 14, 28, बात खत्म। और नहीं तो ऐसे देख लेना कि 40 नंबर है, 4 से डिवाइड किया
10 नंबर तो होंगे 4 के मल्टीपल, 14 से डिवाइड किया और 2 नंबर होंगे 14 के मल्टीपल, टोटल नंबर हो गए 12। बट या तो वो 14 पे डिविजिबल हो या वो 4 पे डिविजिबल हो, ठीक है। तो 28 एक ऐसा है जो 2 बार गिना गया, इधर इसके रिस्पेक्ट में भी और इसके रिस्पेक्ट में भी। तो उस एक पॉसिबल नंबर को माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ गया 11/40 कि 40 नंबर थे, जो हमें चाहिए वो नंबर 11 थे, तो आंसर का पॉसिबिलिटी आ गया 11/40। ठीक है। एक चेस बोर्ड है जिसमें 8 रॉ A2H ABCDEF ऐसे और 8 ही कॉलम है, 1 2 3 ऐसे। अमन के पास एक नाइट और एक रूक है, ठीक है, और उसको बोर्ड पे, चेस बोर्ड पे इस तरीके से रखना है कि 2 पीसीज ना तो सेम रॉ में आए ना सेम कॉलम में आए। आइए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और 1 7, ठीक है। मैं वैसे आपको नॉर्मली भी बताऊं तो बड़े आसानी से आप समझ जाओगे, पर आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सर, ठीक है ना। बस एक पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी जिस पे बस ये ज़्यादा 1 मिनट आपको मैं लगाऊंगा और समझा दूंगा, और खुद से मत बनाने लगना और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे क्या चीज़। तो सवाल है कि उसके पास 2 चीज़ें हैं, भैया प्रोबेबिलिटी बताओ, ना तो सेम रॉ में हो ना सेम कॉलम में हो, ना तो सेम रॉ में हो ना सेम कॉलम में हो, ठीक है, याद रखें। चलिए इस बार प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, इस बार क्या बताने हैं, बस वेज बताने। प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल केस आते हैं, इसमें टोटल केस नहीं रखने। अच्छा पहली बात, एक नाइट को मैंने मान लो यहां पे रख दिया, ये देखो यहां पे एक नाइट बैठ गया, ठीक है सर। टोटल चेस बोर्ड पे 64 जगह है, तो 64 में से किसी एक सीट पर वो बैठ गया, यानी 64 वेज में वो नाइट जो है बैठ सकता है। अब जो ये रुक है ना, रुक वो सेम रॉ और सेम कॉलम में नहीं बैठ सकता, तो 3 पॉइंट ये गए, 4 ये गए, 7 1 ये गया, 8 और 6 ये गए, ये सारे आपके अब वेस्ट हो गए सर। अब आप कहोगे क्यों वेस्ट हो गए सर, इधर भी नहीं बैठ सकता, इधर भी नहीं बैठ सकता, सारे वेस्ट हो गए। फिर से सोचो, ना तो सेम रॉ ना सेम कॉलम, आप इसको बिठा नहीं सकते हो। तो भाई 8 पॉइंट तो ये गए, देख लो भाई 3 4 7, और यहां तो बैठेगा ही नहीं, 8 ये गए और 8 ये गए 16, और ये कॉमन है, 8 ये गए 8 ये गए 16 गए और ये कॉमन है 15 गए भाई। देख लीजिए भाई 8 तो ये गए, 8 ये गए 16, ये तो कॉमन है रो और कॉलम में इसमें, तो 16 में से 15, तो 64 पोजीशन थी जिसमें से आप लोग 15 पोजीशन पर कुछ भी बिठा नहीं सकते, जिसमें से 15 पोजीशंस ऐसी हैं जिस पे आप कुछ नहीं बिठा सकते सर, कुछ भी नहीं, एक कोरे पैसे की चीज, क्योंकि बेटा इस पे एक बैठ गया, अब इन ऊपर वाली सीटों पर कोई नहीं बैठेगा, कोई भी, और इस पे भी कोई नहीं बैठेगा, तो 15 सीटों पे कोई नहीं बैठेगा, माइनस करके बची 49, यानी ये जो रुक है ये 49 में से किसी पर भी एक पर अरेंज हो जाएगा, यानी 49 वेज से ये बैठ सकता है, अरेंज हो सकता है। समझ आया होगा चेस बनाकर। मान लीजिए आप कहें कि मैं इसको यहां नहीं बिठाना चाहता था, आप यहां बिठा लेते, तो 64 में से एक सीट तुम्हारी बैठ गई, अब वो बंदा ना यहां बैठेगा ना वो बंदा यहां बैठेगा, तो 8 8 16 ये कॉमन है, तब भी 15 सीटें जाएंगी, 49 सीटों पर
वो रुक बैठ जाएगा, तो बात एक ही रहेगी, कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। समझ आई? ये सवाल आप ट्राई करिएगा और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, और मेरे साथ सब्सक्राइब आप मेरा कोड लगाकर कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो MG सर लाइव आप ये कोड लगाइए और आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर पाएंगे। आई विश कि आपको समझ आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी रही हो, कंटेंट भी अच्छा रहा हो। बाकी और ज़्यादा अपडेट कंटेंट, अपडेट चीज़ें आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मैं चाहूँगा इजाज़त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।